सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना चैप्टर जो क्लास है वो एम्पीयर के नियम से शुरू हो रहा है। एम्पीयर का नियम हमने कक्षा 12 में पढ़ा था, वही एम्पीयर का नियम है, लेकिन मैक्सवेल ने इस नियम में कुछ संशोधन किया। तो हमारा मुख्य जो लक्ष्य है वो इस संशोधित नियम को पढ़ना है, लेकिन हम शुरुआत उसी अपने कक्षा 12 में जो टॉपिक पढ़ा था उसे करते हैं। तो कक्षा 12 में हमने देखा था कि एम्पीयर के नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय प्रेरण B का जो रेखीय समाकलन होता है वह रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध पृष्ठ में प्रवाहित धारा व μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो B.dl का जो बंद पृष्ठ समाकलन हो जाएगा वो μ0 गुणा चालन धारा जो है जिसको IENC से व्यक्त किया है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसको हमने समीकरण 1 दे रखा है। इसी तरह अब इसके सत्यापन के लिए हम मैक्सवेल ने क्या किया, एक संधारित्र लिया। इस संधारित्र पे आवेश है, संधारित्र की दो प्लेटें हैं A और B। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। चित्रानुसार जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में धीरे धीरे वृद्धि होती है। इस परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है एवं इस चुंबकीय प्रेरण को एम्पीयर के नियम द्वारा दिया जाता है। तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय प्रेरण जो है वो दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ आपका संशोधन आएगा कि किसी स्थान पर चुंबकीय प्रेरण जो है वो दो प्रकार से दिया जा सकता है। पहला है चालन धारा द्वारा और दूसरा है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा के बारे में हम पीछे एक कक्षा क्लास में आराम पूरा डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक रूप से अध्ययन कर चुके हैं, वही विस्थापन धारा है। तो मैक्सवेल ने चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों संभावनाओं के कारण किसी स्थान पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण को निम्न प्रकार आपके व्यक्त किया। इंटीग्रेशन B.dl बराबर μ0 ε0 dψ/dt प्लस μ0 I। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में ये जो मान है ये आपके एम्पीयर के नियम का ही है, लेकिन ये मान नया है। तो ये मान आपको नया है तो इसके बारे में बता देते हैं कि μ0 ε0 dψ/dt जो है वो परिवर्ती विद्युत फ्लक्स साई और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण के संबंध को दर्शाता है। तो ये एक संशोधन हुआ है एम्पीयर के नियम में। अब हम जानते हैं कि साई का जो मान है वो इंटीग्रेशन E.ds होता है। तो dψ/dt अगर अपन लें तो इसके का समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं d/dt। तो d/dt इंटीग्रेशन E.ds, d/dt अंदर आ गया, इंटीग्रेशन dE/dt.ds। तो dψ/dt का जो मान है वो ये मान मिल गया। ये मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये मान समीकरण 2 में यहाँ रखते ही हमें यहाँ से मिल गया इंटीग्रेशन या पृष्ठ समाकलन जो है वो B.dl बराबर μ0 ε0 इंटीग्रेशन dE/dt.ds प्लस μ0 I। समीकरण 3। समीकरण 3 जो है वो एम्पीयर के नियम का व्यापक रूप है। तो ये जो संशोधन है ये संशोधन मैक्सवेल ने किया था। इसे हमारा मुख्य जो लक्ष्य था वो इसी संशोधित समीकरण को प्राप्त करना था। तो ये महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपके 2 नंबर में आने लायक टॉपिक है, तो इसको देख लेना आसान है। इसके पश्चात अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है समय आधारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल समीकरण। तो समय आधारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो मैक्सवेल समीकरण है ये समीकरण हम 2 स्थानों के लिए ज्ञात करेंगे, पहला निर्वात में और दूसरा पदार्थ में। तो निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का सहारा लेंगे। स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे। गाउस का नियम भी आप जानते हो, वही है जो सबसे पहले कक्षा 12 में पहले ही चैप्टर में आता है। वो है कि गाउस के नियम से हम जानते हैं कि निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजर रहे फ्लक्स का जो मान है वो 1/ε0 और आवेश Q के बीजगणितीय योग के गुणनफल के समान होता है। इंटीग्रेशन E.ds बराबर 1/ε0 सिग्मा QI। सिग्मा QI को कैपिटल Q लिख देते हैं
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस जो है उसका मान आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आपकी समीकरण 1 है। लेकिन डाइवर्जेंस की जो प्रमेय है, ये डाइवर्जेंस प्रमेय स्टोक्स प्रमेय, ग्रीन प्रमेय, ये अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में आएगी, इसी बुक में आगे आएगी। तो वहाँ अपन इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ तो अपने को केवल प्रमेय का जो रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो काम में ले रहे हैं। तो डाइवर्जेंस 3 प्रमेय हैं, डाइवर्जेंस प्रमेय, स्टोक्स प्रमेय और ग्रीन प्रमेय। तो डाइवर्जेंस प्रमेय अपने को कहती है ए डॉट डी एस का जो मान है वो आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई और डी वी इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई का आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो एवं जो Q है, इस Q का मान भी हम आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से आवेश Q बराबर इंटीग्रेशन रो डी वी लिखते हैं। ये आवेश घनत्व भी आपके 3 प्रकार के थे, रैखिक आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है और आयतन आवेश घनत्व है। तो अपन यहाँ आवेश का जो आयतन आवेश घनत्व का जो रूप है वो काम में ले रहे हैं। तो आयतन आवेश घनत्व का के रूप में आवेश Q का जो मान है वो आ जाएगा Q बराबर इंटीग्रेशन V रो डी वी। तो Q का ये मान और इंटीग्रेशन E डॉट डी एस का ये मान, दोनों मान समीकरण 1 में रखते ही हमें यहाँ मान मिल जाता है इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन रो डी वी। इसको हल करते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 रो समीकरण नंबर 4 मिल जाती है। समीकरण 4 भी गाउस के नियम को ही व्यक्त करती है, जिसके अनुसार निर्वात में विद्युत क्षेत्र E का जो डाइवर्जेंस होता है वो 1/एप्सिलॉन 0 व आवेश घनत्व रो के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस समीकरण 4 की तरह ही निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र B के जो डाइवर्जेंस है उसका मान भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके अनुसार निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र B का जो डाइवर्जेंस होता है उसका मान 0 होता है, अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण नंबर 5 मिल गई है। आगे चलते हैं हम इसी में कि फैराडे का नियम लेते हैं अपन। फैराडे का जो नियम है वो हमें कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल बराबर माइनस के डी अपॉन डी टी फाई फ्लक्स के अवकलन के रूप में फैराडे का नियम हमने पढ़ा है इसी पुस्तक में। तो फाई का जो मान है वो बी डॉट डी एस रख दिया है। तो ई डॉट डी एल का जो मान है वो आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल आ गया है माइनस इंटीग्रेशन डी बी अपॉन डी टी डी एस, समीकरण नंबर 6। लेकिन स्टोक्स की में आपको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल जो है वो होता है इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस। तो जब गुणा होता है तो कर्ल होता है और डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपका डाइवर्जेंस होता है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है डेल का वो होता है डाइवर्जेंस और गुणा होता है वो होता है कर्ल। तो इन दोनों का आपका गुणा जो है वो कर्ल हो गया। तो ई डॉट डी ये जो मान है ये मान यहाँ पे रख देते हैं, दोनों समान है इसलिए यहाँ पे ये मान रख देंगे। तो ये मान जो है वो इस मान के बराबर आ जाएगा। दोनों मान समीकरण 6 और 7 से लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर माइनस का इंटीग्रेशन डी बी अपॉन डी टी डॉट डी एस। तो यहाँ आपका कर्ल ई जो है वो मिल जाता है माइनस का डी बी अपॉन डी टी। तो कर्ल ई बराबर माइनस का डी बी अपॉन डी टी। समीकरण 8 जो है वो फैराडे के नियम को व्यक्त करती है। पुनः है मैक्सवेल का जो रूपांतरित एम्पीयर नियम है जो अभी अपन ने किया है उसको लिखते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ई अपॉन डी टी डॉट डी एस, समीकरण नंबर 9। लेकिन स्टोक की जो प्रमेय है वो आपको कहती है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस। और धारा घनत्व है के रूप में धारा का यदि हम मान ज्ञात करें तो धारा I बराबर जे डॉट डी एस होता है। धारा घनत्व जे बराबर I अपॉन डी ए, धारा अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो जे का मान I अपॉन डी एस कह दें या अपन ने I अपॉन डी ए पढ़ा है, यहाँ अपन ने डी एस के रूप में लिख रहे हैं। तो I का जो मान है वो जे डॉट डी एस हो जाएगा, धारा घनत्व की परिभाषा से है ये। तो यहाँ आप I का जो मान है यहाँ ये जे डॉट डी एस रख देते हैं और इस बी डॉट डी एल का मान ये है, इस बी डॉट डी एल का मान ये रहा, इस आई का मान ये रहा। ये दोनों मान जो है समीकरण 9 में रखते ही हमें समीकरण 9 से मिल जाता है इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस बराबर म्यू 0 जे डॉट डी एस प्लस
म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन डी ई अपॉन डी टी डॉट डी एस। इसको सरल रूप में लिखते हैं तो कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी ई अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 10। तो समीकरण 10 जो है वो निर्वात में मैक्सवेल द्वारा रूपांतरित एम्पियर के नियम को व्यक्त करती है। तो ये आपके समीकरण 10 तक पहुंच गए हम। तो ये महत्वपूर्ण हमने समीकरणें देखी है। अब जो पीछे हमने समीकरणें देखी है इनमें समीकरण 4, 5, 8 और 9 जो है वो निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण को व्यक्त करती है। इन समीकरणों को हम निम्न प्रकार लिखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो या 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुणा रो बराबर कर्ल ऑफ डी, या इसका एक रूप लिख सकते हैं कर्ल ऑफ डी। जब क्रॉस है तो कर्ल होगा, डॉट है तो डाइवर्जेंस होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉट है तो डाइवर्जेंस है और क्रॉस है तो आपका कर्ल है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो या कर्ल ऑफ डी बराबर रो। एज इट इज़ आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो या डाइवर्जेंस ऑफ म्यू जीरो एच बराबर जीरो या म्यू जीरो एच बराबर जीरो। कर्ल ऑफ ई प्लस डेल बी अपॉन डेल टी बराबर जीरो या कर्ल ऑफ ई प्लस म्यू जीरो डेल एच अपॉन डेल टी बराबर जीरो। और कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी बराबर म्यू जीरो जे या कर्ल ऑफ एच माइनस डेल टी अपॉन डेल टी बराबर जे। तो ये जो 4 समीकरणें हैं ये चारों समीकरण जो है ये आपके मैक्सवेल के समीकरण को दर्शाती है। हालांकि समीकरण 4, 5, 8 और 9 भी मैक्सवेल के समीकरण को दर्शाती है, लेकिन उनका आसान रूप जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो समीकरण 3 और 4 जो ये है, ये तीसरी और ये चौथी, इनसे स्पष्ट है कि चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकीय क्षेत्र ई जो है वो समय टी के सापेक्ष परिवर्तनशील है, यानी समय टी पर निर्भर करते हैं। अब तो यहाँ आपने को एक बात ये क्लियर होगी कि समय आधारित हमें मैक्सवेल समीकरण ज्ञात करनी थी और समीकरण 3 और 4 हमें बता रही है कि ये जो समीकरण है ये समय आधारित है। अब मैक्सवेल की जो ये समीकरण है इनका समाकलन और अवकलन रूप हम लिखना चाहें तो यह रूप इस प्रकार आ जाता है। बंद पृष्ठ समाकलन डी डॉट डी एस बराबर इंटीग्रेशन वी रो डी वी। बंद पृष्ठ समाकलन बी डॉट डी एस बराबर जीरो। बंद पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी एल, गोला लग जाता है इसका मतलब बंद पृष्ठ समाकलन है। ई डॉट डी एल बराबर माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी डी एस। बंद पृष्ठ समाकलन एच डॉट डी एल बराबर 1 प्लस इंटीग्रेशन डेल डी अपॉन डेल टी डी एस। समीकरण नंबर 11 ये जो है वो समाकलन और अवकलन रूप है मैक्सवेल के समीकरणों के, और ये सामान्य रूप है। और समीकरण 4, 5, 8, 9 भी विस्तृत रूप है, आप किसी भी रूप में याद कर सकते हैं। अब अपना जो बी पॉइंट है वो आता है मैक्सवेल पदार्थ में मैक्सवेल के समीकरण। शुरू में अपन ने बात की थी कि मैक्सवेल के जो समीकरण है वो अपन 2 चीज़ों में ज्ञात करेंगे, पहला है निर्वात और दूसरा है पदार्थ। तो निर्वात में हमने ज्ञात कर लिया है। पदार्थ में जो मैक्सवेल समीकरण है वो इन्हीं जो हमने ऊपर मान ज्ञात किए इन्हीं का उपयोग लेंगे, इन्हीं समीकरणों का उपयोग लेंगे जो ऊपर ज्ञात किए हमने, और इनके आधार पर पदार्थ में मैक्सवेल का समीकरण जो है वो ज्ञात कर लेंगे। किसी पदार्थ या माध्यम में जहाँ मुक्त आवेश नहीं है अर्थात रो बराबर 0 है उसके लिए मैक्सवेल की जो समीकरण है वो निम्न प्रकार आ जाती है। डेल क्रॉस ई बराबर 0 या कर्ल ऑफ ई बराबर 0, कर्ल ऑफ बी बराबर 0, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी और कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू डेल ए अपॉन डेल टी। यहाँ म्यू जो है वो माध्यम की पारगम्यता है। तो सबसे ईजी जो रूप है मैक्सवेल के समीकरणों का वो ये है, ये आप याद रखने के लिए। बाकी तो ये रूप भी मैक्सवेल के समीकरणों का ही है, ये रूप भी मैक्सवेल के समीकरणों का है, और पीछे अपन ने किया है वो रूप भी मैक्सवेल की समीकरणों का ही है। जो आप इजी वे में याद रखना चाहो वो रख सकते हैं। इसके पश्चात अपना एक छोटा सा टॉपिक और आता है सीमा बंधन। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अपने सिलेबस का है तो अपन थोड़ा स्पीडली इसको देख लेते हैं कि मैक्सवेल के समाकलन रूप के चारों सूत्रों से हम उन सीमा बंधनों को ज्ञात कर सकते हैं जिनको लागू करने पर इन सूत्रों को हल करते समय प्राप्त जो स्थिरांक है उनका मान ज्ञात किया जा सके। ये सीमा बंधन सामान्यतः अपने जो स्वरूप है उस स्वरूप में अपरिवर्तित रहते हैं कि 2 माध्यमों के बीच अंतर पृष्ठ पर k का जो मान होता है वो 0 होता है। इसी से उन माध्यमों में कार्यरत
कि विद्युत क्षेत्र और स्पर्शजा घटक में निम्न संबंध होता है ET1 बराबर ET2। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लिए संबंध होता है HT1 बराबर HT2। उक्त समीकरणों या उपरोक्त समीकरणों के पृष्ठीय समाकलन से अभिलंब घटक का जो सीमाबंधन होगा वो सीमाबंधन निम्न प्रकार होगा dN1 माइनस dN2 बराबर OS या BN1 बराबर BN2। किसी समस्या के हल जानने के लिए यह उपयुक्त रहता है कि हम एक आदर्श स्थिति के बारे में सोचें और इस आदर्श स्थिति के लिए एक आदर्श चालक जिसकी चालकता सिग्मा बराबर अल्फा है तथा धारा घनत्व J सीमित है उस पर विचार करते हैं। ऐसी स्थिति में आदर्श चालक के लिए विद्युत क्षेत्र E का जो मान है वो 0 होगा। इससे फैराडे का नियम है उससे भी स्पष्ट होता है कि समय परिवर्तित क्षेत्र के लिए H का जो मान है, H चुंबकन क्षेत्र है, उसका जो मान है वो 0 होगा। एवं एम्पीयर के नियम से सिद्ध होता है कि धारा घनत्व J का जो सीमित मान है वो J बराबर 0 होगा एवं चालक में प्रवाहित धारा जो है उसकी पृष्ठीय धारा K होगी। इस प्रकार दो माध्यमों के लिए दूसरा माध्यम आदर्श चालक हो तो उपरोक्त सीमा बंधनों का जो स्वरूप होगा वो स्वरूप निम्न प्रकार मिल जाएगा कि ET1 बराबर 0, HT1 बराबर K, DN1 बराबर OS और BN1 बराबर 0। तो यहाँ HT1 का जो मान है वो K गुणा AN है। तो ये आपका सीमा बंधन था। यहाँ आपका जो टॉपिक है आज का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो समाप्त होता है। धन्यवाद।